हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो हमारे लास्ट स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से रिलेटेड वीडियोस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया एंड यू गाइस टोल्ड अस कि उन वीडियोस ने आपको एक सही फंड सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, जहाँ पर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर अगेन हम उसी मेथोलॉजी के अगेंस्ट जितने भी मार्केट में फ्लेक्सी कैप फंड्स लिस्टेड हैं उनको आपके लिए कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे एंड एंड में हम कंक्लूजन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट एंड योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल उनमें से कौन सा फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड आपके लिए एक स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में आपको कौन सा फंड अभी तक का बेस्ट फंड लगता है। अब सबसे पहले मैं आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, बिकॉज पिछले कुछ सालों में जितना तेजी से ये कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग पॉपुलर हुई है, उतना ही तेजी से इसके रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग बढ़ा है। इट्स बिकॉज फ्लेक्सी कैप की ही तरह एक और कैटेगरी है दैट इज मल्टी कैप फंड, जो कि अगेन कुछ इसी तरह का सिमिलर एलोकेशन रखती है, जहाँ पर ये दोनों ही कैटेगरी के जो फंड्स है वो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को यही अभी डिफरेंस नहीं पता है कि इन दोनों ही कैटेगरी के फंड्स हैं बेसिक हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएँ। तो देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो भले ये तीनों ही कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट मल्टी कैप फंड्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स में एटलीस्ट अपना जो एलोकेशन है वो 25% तो रखें ही, और जो रेस्ट ऑफ द 25% एलोकेशन बचता है वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इन तीनों में से ही किसी भी कैटेगरी में रख सकता है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखोगे तो इसके केस में फंड मैनेजर को ऐसा किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उसको एटलीस्ट कितना एलोकेशन किस में रखना है। बस यहाँ पर एक ही मैंडेट होता है कि एक फंड मैनेजर को अपना इक्विटी में एक्सपोजर फंड का एटलीस्ट 65% रखना है। तो वैसे केस में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड मैनेजर है उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी होती है कि वो किस तरीके से अपने फंड को चलाना चाहता है, और वो ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा रिस्क भी अपने फंड में ले सकता है। तो अब एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में यू कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू मल्टी कैप, बिकॉज इसके केस में जो फंड मैनेजर है वो उसी पे फोकस करेगा। तो अगर फंड मैनेजर की क्वालिटी अच्छी रही तो यहाँ पर आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। बट वहीं पर मल्टी कैप के केस में आपको एटलीस्ट इस चीज़ की श्योरिटी रहेगी कि आपका एटलीस्ट 50% जो एलोकेशन है वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में है, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। नाउ विद दिस हम फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में टोटल जितने भी फंड्स हैं उन सभी फंड्स में से अपने पूरे शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू 4 to 5 टॉप फंड्स की लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम धन के म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गूगल पर जाके धन म्यूचुअल फंड स्क्रीनर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी सबसे पहली लिंक को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो पहले दो ऑप्शंस है लाइक एएमसी और एयूएम, इन दोनों को ही हम छोड़ देंगे, बिकॉज हमें किसी पर्टिकुलर एएमसी या फिर किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयूएम के फंड को सिलेक्ट नहीं करना है। हम डायरेक्टली अपनी थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे जो कि है कैटेगरी, और इसमें हम इक्विटी सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो फ्लेक्सी के फंड है ये इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड आता है सब कैटेगरी, तो उसमें हम फ्लेक्सी कैप फंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन फिल्टर्स को लगाने के बाद एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इंडिया में 41 म्यूचुअल फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट आपको देखने को मिल गई है। बट अगर आप इन सारे ही फ्लेक्सी कैप फंड से फर्दर अपनी रिसर्च करने को प्लान करोगे और इन पे फिल्टर्स लगाओगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इधर हमें इन फंड्स को फर्दर शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर प्रोवाइड करता है रेटिंग का, जहाँ पर जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें धन मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग प्रोवाइड करता है। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी स्कैनर में आपको यहाँ पर आगे रेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर आप सिलेक्ट करो कि हमें केवल वही फंड्स चाहिए जिनकी रेटिंग एटलीस्ट 5 या 4 स्टार हो, तो यहाँ पर इस पूरे फिल्टर को अप्लाई करने के बाद जो आपकी 41 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट थी वो शॉर्टलिस्ट होकर हमें 15 म्यूचुअल फंड्स की दिख गई, जिससे फर्दर आप रिसर्च कर सकते हो। और ये जो पूरे फंड्स है इनको भी आप फर्दर रेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर 5 स्टार रेटिंग के जो फंड्स हैं वो सबसे ऊपर आ गए हैं, और जो 4 स्टार रेटिंग के फंड्स हैं वो आपको नीचे देखने को मिल रहा है। अब फर्दर ये जो पूरे फंड्स है इनको हम एक अलग से जो एक्सेल शीट है उस पर ट्रांसफर करके अपने अदर फिल्टर्स लगाएंगे। बट बिफोर वी कम टू दैट मैं आपको बताना चाहूँगा दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करके फर्दर उसे अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी को फ्यूल करने के लिए यूज़ कर पाएँ। और इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल अपने धन के प्लेटफॉर्म पे जाके सबसे पहले अपने डीमैट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है आपको डायरेक्टली अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में जाना है, और इसमें सबसे पहले आपको उसको स्क्रॉल करके लास्ट वाला डीमैट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उधर क्लिक करते ही साथ आपको नीचे गेट मार्जिन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा,
और गेट मार्जिन जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आपको कितने परसेंट का मार्जिन देखने को मिलेगा। जहां पर मेरे केस में आपको देखने को मिल रहा है कि मुझे 90% का मार्जिन देखने को मिल रहा है अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट। तो धन का ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे जरूर से ट्राई करिएगा। अब वापस से हमारे जितने भी 15 म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे थे उनको फर्दर हम एक टेबल में शिफ्ट करेंगे और उस टेबल में फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज और स्क्रीनर के अकॉर्डिंग उन फंड्स को फर्दर शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी टेबल पे ये जो सारी 15 म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी लिस्ट देखने को मिल रही होगी और यहाँ पर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स और रेशियोज को बेसिस पे इसको एनालाइज करेंगे। अब इन रेशियोज और पैरामीटर्स को अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि AUM ग्रोथ हो गया, फंड के 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड। और इसके अलावा मैंने 4 मेन रेशियोज को भी लिया है, जिसमें सबसे पहला रेशियो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस फंड के रिस्क को दिखाता है। और ये जो फंड का रिस्क है ये इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम कंपेयर करेंगे उस कैटेगरी के एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो से, जो कि 11.8 का है। यानी हमारा जो फंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इससे कम होगा तो ज़्यादा बेटर है। शार्प रेशियो में बताता है कि उस पर्टिकुलर फंड में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं। और शार्प रेशियो जो इस कैटेगरी का एवरेज है 1.25 है और इससे ऊपर जितना होगा उतना ज़्यादा बेटर है। थर्ड आता है अल्फा, जो कि हमें बताता है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट उस फंड ने अपनी कैटेगरी में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, और इस कैटेगरी का बेंचमार्क 0.49 का है। और अगर आप बात करोगे बीटा का, तो बीटा का जो वैल्यू है वो 0.94 है और यह हमें बताती है उस फंड की वॉलेटिलिटी। यानी हमारे फंड के केस में अगर बीटा इससे कम रहता है तो यानी वो जो फंड है वो अच्छा कर रहा है वॉलेटिलिटी के मामले में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने नंबर ऑफ स्टॉक्स देखा है कि एक फंड अपने पूरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखा है, और टर्नओवर रेशियो में बताता है कि एक फंड एक साल में अपने जो पूरे स्टॉक्स हैं उनको कितनी बार चेंज करता है। यानी अगर ये जो वैल्यू है ये 100 है, यानी उस फंड ने एटलीस्ट एक बार अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स को चेंज किया है। अब इसके बाद अगर अपने फिल्टर्स पे बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी के फंड्स को तो शुरुआत में ही एलिमिनेट कर देंगे, और इसके पीछे के दो स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 ईयर के रिटर्न नेगेटिव दिख रहे होंगे, ये तो एक फैक्ट है ही। पर यहाँ पर हमें क्वांट फ्लेक्सी के फंड के केस में यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर ये पूरी कंपनी है ये फ्रंट रनिंग के केस में है। तो यहाँ पर जिस भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई एलिगेशन लगता है तो उसको हम हमेशा अवॉइड करना पसंद करते हैं। तो इसी केस में हम यहाँ पर हम क्वांट फ्लेक्सी के फंड्स को यहाँ पर शुरुआत में ही रेड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आते हैं अपने सेकंड फिल्टर पे। तो हम ये देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में जब एक्चुअली में मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है तो किस फंड ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। तो यहाँ पर अगेन हमें 3 फंड्स देखने को मिल रहे हैं कि क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया और JM फ्लेक्सी के फंड के केस में हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इस वजह से इन तीनों ही फंड्स के जो ये जो 1 ईयर का रिटर्न है इसको हम येलो मार्क कर देते हैं, और यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया और JM फाइनेंशियल्स को अगेन यहाँ पर रिमूव करेंगे। अब इसके बाद हम अगेन एक और फैक्टर देखते हैं जो कि ये 5 ईयर्स के रिटर्न्स, बिकॉज 1 और 3 ईयर्स के रिटर्न्स भले ही फंड्स के अच्छे हों बट एटलीस्ट हमें 5 ईयर्स के रिटर्न्स के बेस पे जज करना होता है कि फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐसे फंड्स को हटा देंगे जिन्होंने अभी तक अपने 5 ईयर्स मार्केट में कंप्लीट नहीं किए हैं, बिकॉज ये उनकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन रेज करता है कि आगे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि नहीं, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया, जिसने अगेन सभी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, और महिंद्रा का जो फ्लेक्सी का फंड है उसने भी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो इन दोनों को अगेन हम येलो मार्क कर देंगे और यहाँ हम एलिमिनेट कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो हमारा क्वांट का जो फ्लेक्सी का फंड है वो एलिमिनेट हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड है वो एलिमिनेट हो चुका है ड्यू टू नेगेटिव रिटर्न्स, और सेम JM फाइनेंशियल के केस में इनका भी जो रिटर्न्स है वो 1 ईयर में -9% का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि दिखाता है कि फंड काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल है। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्को के केस में 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए तो ये रिमूव हो चुका है और महिंद्रा रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेशियो आता है एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो इन जनरल अगर आप देखोगे तो 0.7 से लेके 0.4 के बीच में मुझे सारे ही फ्लेक्सी के फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिला। बट वर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि 0.8 तक की कैटेगरी में जितने भी फ्लेक्सी के फंड आएंगे उनका एक्सपेंस रेशियो हमारे लिए सही है, और उससे ऊपर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहले तो सबसे जो सेकेंड लास्ट फंड आता है HSBC का, इसका हमें एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको येलो मार्क करके हम एलिमिनेट कर देंगे। और इसके बाद आदित्य बिरला का जो फंड है इसका भी एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 1 का है, जो कि अराउंड 0.98% का है, तो इसको भी हम येलो मार्क करके यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इसके बाद एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो अगेन हमारे 2 फंड्स और एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जिट लोड के बेस पे हम कोई एलिमिनेशन नहीं देंगे। यहाँ पर एग्जिट लोड मैं आपको समझा दूं कि ये वो लोड है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले एक फंड से एग्जिट करते हो तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो जहाँ पर ऐसे कि देख पा रहे हो पराग पार्क के केस में
कि अगर आपने 1 ईयर से पहले एग्जिट किया तो 2% पेनल्टी, और अगर 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच में किया तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 2 ईयर्स के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब ऐसे केस में भले ही ये ड्यूरेशन आपको ज़्यादा लग रहा है, पर यही रीज़न है कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, बिकॉज फंड के केस में काफ़ी सारे लोगों ने अपने फंड से एग्जिट नहीं किया है, और फंड्स के पास पैसा रिटर्न करने का इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ है, जिस वजह से उन्होंने फाइनेंशियल डिसीजन अपने साउंड ले पाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम अगले पैरामीटर पर जाएं जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें ये देखना है कि हमारा जो कैटेगरी का एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 11.8%, इसके नियर या इससे कम कौन से फंड है, और इससे ज़्यादा ऊपर जितने भी फंड जाएंगे वो ये दिखाता है कि अपनी कैटेगरी में ये जो पर्टिकुलर फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं। तो इसी केस में अगेन हमारा सबसे पहला जो आता है 13.94%, क्वांटकॉम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं फ्लैंग। इसके अलावा पराग पारिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद आता है 15.17% बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे अगेन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके बाद अगेन जो प्रॉब्लमेटिक आता है वो आता है 14.70% का इन्वेस्को इंडिया, जिसे अगेन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आपको एक और जेएम फाइनेंशियल्स का भी देखने को मिल रहा होगा, तो इसको भी अगेन हम येलो मार्क करके ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पीजीआईएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन डीएसपी जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके केस में यहाँ पर हमें 14.28% का इनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल रहा है, जो कि उनके जो बेंचमार्क है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन इसको हम येलो मार्क करके इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और अगेन जो हमारा थर्ड लास्ट आता है ईडिल वाइज का फंड, इसमें भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ईडिल वाइज में भी हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन इसको भी येलो मार्क करके हम एलिमिनेट कर देंगे। शार्प रेशियो अगर आप देखोगे, जो कि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में बताता है, तो जितने भी फंड्स हमारे बाकी हैं शार्प रेशियो बाकी सारे फंड्स के ज़्यादा हैं, और जिनका शार्प रेशियो कम है, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टको का केस देख लो या पीजीआईएम का केस देख लो, तो इनको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं इन्वेस्टको को, और यहाँ पर पीजीआईएम के केस में भी हम येलो मार्क कर देते हैं। पर केवल हम इसके बेसिस पे इसको हटाएंगे नहीं पीजीआईएम को, अगर हमें कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलते हैं तब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि शार्प रेशियो जो वैल्यू है ये 1 के नियर ही है और ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे शार्प रेशियो अदर फंड्स की, तो यहाँ पर आपको 1.10 का देखने को मिल रहा है, तो ये इतना कोई बड़ा गैप नहीं है। बाकी सारे फंड्स में हमें ये वैल्यू ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। अगेन नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा। अब अल्फा के केस में भी देखना है कि जो बेंचमार्क अल्फा है उसके ऊपर ही बाकी सारे जो फंड्स हैं उनका अल्फा देखने को मिल रहा है। तो बाकी सारे फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर अगेन हमें पीजीआईएम के केस में अल्फा में भी ये अल्फा उनके बेंचमार्क से काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिल गए। यहाँ पर पहले हमने शार्प रेशियो भी देख लिया और यहाँ पर हमने अल्फा भी देख लिया। तो इस जो फंड है पीजीआईएम, इसको अगेन हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब आते हैं हमारा अगला फंड। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ अल्फा। बाकी जो सारे फंड है उनका अल्फा में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सारी कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बीटा की बात करो, तो बीटा हमारा 0.94 है, जो कि हमें फंड की वॉलेटिलिटी बताता है, और जितने भी फंड्स इस 0.94 के नीचे यानी कम वैल्यू पे रेट कर रहे हैं बीटा में, वो ज़्यादा बेटर फंड है। तो क्वांट का बीटा ज़्यादा है, जिसे हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। पराग पारिक का बीटा कंफर्ट जोन के अंदर है। ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा है, पर उसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अगेन एचडीएफसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेएम के में ज़्यादा है तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। इन्वेस्को ज़्यादा है तो वो भी एलिमिनेटेड है। पीजीआईएम इंडिया पे ऑलमोस्ट ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। कैनरा के केस में अगेन हमें बीटा कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है, तो इसको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी दो फंड डीएसपी एंड आदित्य बिरला एलिमिनेटेड। कोटक फ्लेक्सी के फंड में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो हमारा लास्ट फंड बचता है फ्रैंकलिन इंडिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ हमारे सारे एलिमिनेशन के प्रोसेस को निकालने के बाद हमारे जो 5 फंड्स की लिस्ट बचती है उसमें आ जाता है पराग पारिक, एचडीएफसी, कैनरा रेबिको, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब फर्दर इन 5 फंड्स पे हमें अपनी एनालिसिस करनी है। सो व्हाट वी कैन डू, इसके लिए हम धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन फीचर का यूज़ करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो हमारे टॉप 3 फंड्स हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये जो फंड्स की लिस्ट है इनको जो रेटिंग दे रखी थी मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च, उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही टॉप टू बॉटम अरेंज किया था। तो उस केस में पराग पारिक, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रेबिको फ्लेक्सी कैप फंड को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो आपको केवल गूगल पर जाके धन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन डालना है और यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही लिंक ओपन हो जाए, अगर आपको तीनों ही फंड्स को आपस में साइड बाय साइड कंपेयर करना है, तो यहाँ पर हम तीनों ही फंड्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारे ये जो तीनों ही फंड्स हैं यहाँ पर हमारी अब जो लिस्ट है उसमें ऐड हो चुके हैं। अब बेसिक अगर आप कंपेरिजन करोगे लास्ट 1 ईयर का,
तो इन तीनों ही फंड्स में रिटर्न्स में हमें सबसे अच्छा पराग पारिक का रिटर्न देखने को मिल रहा है, देन एचडीएफसी, देन कैनरा रेबिको। 3 ईयर्स के बेसिस पे एचडीएफसी ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है और 5 ईयर्स के बेसिस पे भी एचडीएफसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। वहीं पर सेकंड नंबर पे आता है पराग पारिक और थर्ड नंबर पे आता है कैनरा रेबिको। मेन चीज़ है, अगर आप यहाँ पर फंड्स की एयूएम्स देखो तो सबसे ज़्यादा एयूएम पराग पारिक के केस में है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड भी है क्योंकि इस कैटेगरी का। सेकंड हाईएस्ट है एचडीएफसी का 79,000 करोड़ और थर्ड हाईएस्ट है कैनरा रेबिको। और इंटरेस्टिंगली इन तीनों ही फंड्स को अभी आप देखोगे कितना टाइम हुआ ओपन हुए, तो तीनों ही फंड्स को ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं फंड एज। और अगर आप रेटिंग की बात करो तो पराग पारिक और एचडीएफसी फ्लेक्सिकेयर फंड ये दोनों ही सबसे हाईएस्ट रेटिंग फंड है। 5 स्टार इनको मिल रखे हैं और 4 और 3 स्टार कैनरा रेबिको को मिल रखे हैं। अदर इंपॉर्टेंट रेशियो को चेक करो यहाँ पर तो आपको दिखेगा कैश होल्डिंग। तो कैश होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पराग पारिक की कैश होल्डिंग है 20%, एचडीएफसी की कैश होल्डिंग है 9.75% और यहाँ पर कैनरा रेबिको की जो होल्डिंग है कैश वो है 4.13%। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में भले ही अभी हमें एचडीएफसी ज़्यादा बेटर करते हुए देखने को मिल रहा है बोथ पराग पारिक और कैनरा रेबिको से, बट बिकॉज द फैक्ट दैट पराग पारिक के पास अभी कैश होल्डिंग 20% की है, तो यहाँ से आगे अगर मार्केट और ही फर्दर फॉल होता है या वॉलेटिलिटी के चलते मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो ऐसे में पराग पारिक के पास एक सिग्निफिकेंट कैश होल्डिंग है जिसको वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं और मार्केट में जो स्टॉक्स है उनको अच्छी वैल्यूएशन पे पिक कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, जब आगे चल के मार्केट में वापस से मोमेंटम वापस आएगा तो इससे पराग पारिक की जो परफॉर्मेंस है उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो एचडीएफसी से बेटर परफॉर्म करे। वहीं पर एचडीएफसी बिकॉज अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर यहाँ पर उनके पास कैश होल्डिंग कम है। और थर्डली अगर आप कैनरा रेबिको को देखोगे तो उसकी कैश होल्डिंग भी कम है और रिटर्न्स भी उतने कुछ अच्छे नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपका फंड अग्रेसिव रहे और ज़्यादा रिटर्न्स में ज़्यादा फोकस करे, तो ऐसे केस में एचडीएफसी आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकता है बिकॉज ये फंड ऑलरेडी 90% इन्वेस्टेड है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा फंड चाहिए जो कि अग्रेसिव अप्रोच रखता हो और ज़्यादातर टाइम मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता हो, तो ऐसे में एचडीएफसी ज़्यादा बेटर चॉइस है बिकॉज के रिटर्न्स भी बेटर हैं। वहीं पर पराग पारिक उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनको थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच चाहिए हो और जिनका जो फंड है उन्हें लगता है कि आगे चल के ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, इसके चांसेस ज़्यादा हो, तो उसके किसी पराग पारिक बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप उस लिस्ट पे वापस से आओ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी फंड में तो कोटक फंड आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने फंड में। और ये मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप टर्नओवर रेशियो को देखोगे तो टर्नओवर रेशियो कोटक फ्लेक्सिकेयर फंड का सबसे कम है। और ये चीज़ आपको ये बताता है कि कोटक का जो फंड है इसके जो फंड मैनेजर है ये पर्टिकुलरली अपने जो फंड है और फंड के जो स्टॉक्स हैं उनको ज़्यादा चेंज नहीं करते और केवल 8% ही इनका टर्नओवर रेशियो है। और इसीलिए इधर आपको स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी किसी भी और फंड के कंपैरिजन में। तो जिनका फोकस फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में फोकस है तो वो कोटक को चूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 5 लिस्ट ऑफ फंड्स जो कि इन पूरे फंड्स की कैटेगरी में टॉप पे निकल गया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से आप कौन से फंड में इन्वेस्टेड हो या आपको कौन सा बेस्ट लगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.